प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में जो आरक्षण के प्रति जो है पब्लिक जो है रोडों पे आ रखी है उसके बारे में। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने सरकारी नौकरी आवेदकों के लिए विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को वापस ले लिया है। कोटा प्रणाली के ऐलान के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे और हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपने फैसले में 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया। बाकी 7% 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों अन्य श्रेणियों के लिए छोड़ दिया गया है। जिस सिस्टम पर विवाद था उसमें 30% नौकरियां स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसने पिछले महीने कोटा बहाल किया था। अटॉर्नी जनरल AM अमुनुद्दीन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिविल सर्विस की नौकरियों में 5% स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज के बच्चों के लिए और 2% अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने सभी छात्रों से प्रदर्शन छोड़कर वापस कॉलेजों में लौटने की अपील की है। इससे बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा रुकने की उम्मीद बढ़ गई है। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा तब शुरू हुई जब हाईकोर्ट ने कोटा पर सरकार के 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इससे बांग्लादेश की आज़ादी में लड़ने वालों के परिवारों को नौकरियों में 30% आरक्षण का रास्ता खुल गया है। छात्र इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और हिंसा शुरू हो गई। हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को शहर में उतारा गया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था और देश में आज़ादी में शामिल लोगों के परिवारों को 30% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फैसले को प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदक तैयार किया था जिस पर यह फैसला आया है। आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लगभग सभी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में प्रदर्शन पर रोक लगेगी या नहीं ये अभी देखना बाकी है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ा वर्ग 30% आरक्षण के पक्ष में भी बोलता रहा है। ये हम बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र POK पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया है। तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा संबंध डूरनडाइन, ताजिकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। अफगानिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज़ ने यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि 3 दशक से इन सीमाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये बयान कैसे पाकिस्तान के लिए झटका है, भारत के लिए अच्छी खबर है, ये समझते हैं। दिलचस्प बात यह कि तालिबानी मंत्रालय ने इस बयान में जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि तालिबानी मंत्रालय POK पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये वही स्टैंड है जो भारत ने शुरू से ही इस कब्जे के खिलाफ ले रखा है। भारत ने कभी भी POK को मान्यता नहीं दी है और उसे जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बताया है, जिसे हासिल करने को नई दिल्ली ने अपना लक्ष्य बना रखा है। तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मंत्रालय के मुताबिक उसने 3 दशक बाद अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, ताजिकिस्तान और चीन शामिल है। बयान के अनुसार मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने बखान, जेबक और बंदकसा में कुरान व मुंजन जिलों में पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा, जम्मू कश्मीर और ताजिकिस्तान के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। इस बयान से साफ लग रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के POK पर दावे को ठुकरा दिया है। तालिबान के इस कदम से अफगानिस्तान की सीमा सीधे भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से मिलेगी, जो दोनों देशों का सीधा पड़ोसी स्थापित करती है। भारत की भी इस मामले में आधिकारिक स्थिति यही है और POK के रास्ते अफगानिस्तान को पड़ोसी मानता है। आइए हम भारत की बात करें। भारत ने हाल के समय में अपनी सेना को मॉडर्न करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस कड़ी में भारत मॉडर्न फाइटर जेट की खरीद करने जा रहा है। हथियार खरीद के लिए भारत खासतौर से रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन कई दूसरे देशों से भी उसने कई सैन्य डील किए हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भारत की फेवरेट लिस्ट में US के F-35 और रूसी Su-57 है। इस बीच अमेरिका ने मांग उठी है कि प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करते हुए भारत को F-35 बेचा जाना चाहिए। अमेरिका में एक बड़े वर्ग का मानना है कि अमेरिका अगर भारत को F-35 देता है तो उसे चीन का मुकाबला करने में मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ रूसी तकनीक पर भी भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट कहती है कि भारत 2 परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों चीन और पाकिस्तान की आक्रामकता का सामना कर रहा है।
चीन और पाकिस्तान के सैन्य खतरों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली सैन्य आधुनिकीकरण की होड़ में लगी हुई है। बीते कुछ वर्षों में चीन के मुकाबले के लिए भारत का रुख अमेरिका की तरफ दिख रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद चीज़ें बदली है। रूस और भारत का बढ़ता सैन्य और ऊर्जा संयोग अमेरिका को चुभा है। इसका नतीजा भारत अमेरिका के संबंधों में ठंडक के तौर पर देखा गया है। भारत के रूसी निर्मित हथियारों और उपकरणों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता रही है। आज़ादी के बाद से ही रूस और भारत के करीबी रिश्ते रहे हैं। हालिया स्थिति यह है कि सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भारत 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान चाहता है। भारतीय सेना घर में भी 5वीं पीढ़ी के विमान बना रही है, लेकिन यह काम धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में भारत विदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है। भारत की पसंद अमेरिका के से F-35 लाइटनिंग II युद्धक विमान हो सकते हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के ये विमान अमेरिका ने भारतीयों के लिए प्रतिबंध किए हुए हैं, क्योंकि उसने रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ऐसे में भारत रूस निर्मित Su-57 को खरीदने की ओर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका को रूस के साथ भारत के संबंधों के बारे में शंकाओं को दूर करना चाहिए और उसे हथियार बेचना शुरू करना चाहिए। अमेरिका के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह चाहता है कि चीन के खिलाफ भारत मजबूती से खड़ा रहे। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को F-35 को भारत को बेचना चाहिए ताकि वह अपनी भूमि की बेहतर रक्षा कर सके और चीन के साथ इस टकराव के लिए तैयार हो सके। भारत अगर रूस से Su-57 खरीदता है तो ये अमेरिका के लिए झटका होगा। ऐसे में अमेरिकी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को वह सिस्टम मिले जिससे उसे आवश्यकता है और वे सिस्टम अमेरिकी हों। F-35 अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक एडवांस मल्टीपर्पज सुपरसोनिक स्टेल्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया का सबसे शानदार लड़ाकू विमान माना जाता है। यह हर तरह के हवाई हमले से संबंधित मिशनों का अंजाम दे सकता है और कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता है। ये जेट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया काम और सर्विलांस करने में भी माहिर है। ये बात करते हैं चीन में जो बाढ़ आ रखी है उसके बारे में। उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी चीन में अचानक बाढ़ आने से लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता हैं। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण यहाँ बाढ़ आई हुई है। यही नहीं, एक दिन पहले पुल ढहने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। चीन में अचानक बाढ़ आने से स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ से 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वहीं दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। वहीं बीते रोज बाढ़ के कारण एक पुल भी ढह गया था। एक प्रदर्शनी ने बताया कि वो पुल के पास पहुंच गया था, लेकिन अन्य वाहन चालकों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मुझे ब्रेक लगाने और कार रोकने के लिए कह रहे थे। उपनाम मेंग ने बताया कि मेरे सामने एक ट्रक नहीं रुका, पानी में गिर गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव और राहत प्रयास करने का आग्रह किया है। इसी बीच दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की यान कस्बे में रात में भयंकर तूफान के कारण आई बाढ़ के बाद शनिवार को 30 से अधिक लोग लापता बताए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम तक 8 शव बरामद कर लिए गए थे, जबकि 4 लोगों को बिना गंभीर चोट के बचा लिया गया है। वहीं शुक्रवार को सांगसी के बाऊजी शहर में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट में कीचड़ भरे पानी से पूरी तरह घिरे इलाकों की तस्वीरें प्रसारित की गई हैं, जहां खुदाई करने वाले निवासी नुकसान को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य चीन में सांगसी के पड़ोसी अर्ध रेगिस्तानी प्रांत गांसू और हेनान में भी इसी सप्ताह भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन इस समय अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहा है, जहाँ पूर्व और दक्षिण में भारी बारिश हो रही है, जबकि उत्तर का अधिकांश भाग लगातार गर्म लहरों की चपेट में है। जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण यह और भी अधिक गंभीर हो गया है, ऐसी चरम मौसमी घटनाओं को अधिक बार तथा अधिक तीव्र बना रहा है। मई में दक्षिणी चीन में कई दिनों की बारिश के बाद एक राजमार्ग ध्वस्त हो गया, जिसमें 48 लोग मारे गए। वहीं इसी माह पूर्वी चीन के एक कस्बे में एक बोल्डर गुजरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 79 घायल हो गए थे। भारी क्षति हुई है। इस सप्ताह 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चीन के पूर्वी समुद्र तट पर तूफान और भारी वर्षा लेकर आएंगे, जिसमें से पहला रविवार को भूस्खलन करेगा, जबकि सप्ताह में देश के आंतरिक भागों में घातक बाढ़ आई थी। राष्ट्रीय पूर्वानुमानकर्ताओं ने इसका नाम प्रपिरून रखा है। रविवार रात को एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चीन के सुदूर दक्षिणी प्रांत हेनान में दस्तक देगा। यह इस वर्ष चीन में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। रविवार को सुबह फिलीपीन की राजधानी मनीला से लगभग 530 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। ताइवान के उत्तरी सिरे से गुजरने तथा उसके बाद 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा चलने का तूफान के रूप में चीन में दस्तक देने की संभावना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले के बारे में। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ हज़ारों लोगों ने बगावत कर दी है। इलाके के 10,000 से ज़्यादा पश्तून शनिवार को सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारी आर्मी गो बैक के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। खैबर में पश्तून लोग मिलिट्री ऑपरेशन को बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता जमालुद्दीन वजीर के मुताबिक इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर
पाक सेना लोगों पर जुल्म कर रही है। सेना के इलाके में होने से अशांति है, इसी वजह से आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि वह आतंकवाद के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वो जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर लेती है। बता दें कि शुक्रवार को आंदोलनकारियों के आर्मी कैंप घेरने पर सेना ने गोलाबारी की। इससे अब तक 7 प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। पाक सरकार ने साल की शुरुआत में कहा था कि सेना अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक नया अभियान शुरू करेगी। सरकार का कहना है कि पाक अफगान सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) संगठन ने पैठ बना ली है। यह संगठन खैबर और दूसरे इलाकों में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कहना है कि वह टीटीपी पर ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों को टारगेट बना रही है। पाक सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 4 की मौत हो गई है, वहीं 30 घायल हैं। अब आत्मघाती हमलों के अलावा रिमोट कंट्रोल और ड्रोन से भी हमले कर रहे हैं। साल के शुरुआती 4 महीनों में 179 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ज़्यादातर सेना और पुलिस वालों को टारगेट बनाया गया है। आंदोलनकारियों और सेना में भिड़ंत के बाद स्थानीय सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। खैबर स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और पैरामेडिक सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।